तार साहब, आज मैं सुन रहा था कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने कहा है कि जब उनकी थर्ड टर्म आएगी तो दुनिया में इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी होगी। और कहा जा रहा है कि मोदी साहब की जो अप्रूवल रेटिंग है वो भी 75% है एज ऑफ अगस्त 1। एक यूएस बेस्ड एक मॉर्निंग कंसल्ट है, पता नहीं इसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है। और लेकिन जो जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं इकोनॉमी की एक्सपेंशन के हवाले से, या जीडीपी ग्रोथ रेट के हवाले से, या जो आईएमएफ कह रहा है कि जो इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। आप कैसे देखते हैं? इधर पाकिस्तान का तो आपने देख लिया तमाशा, हुकूमत जा रही थी और वो जो साइफर था तारक साहब, देखिए दुनिया की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ कि पाकिस्तानी सफ़ीर ने अमेरिका से एक लेटर लिखा और वो लेटर आज अमेरिका की अखबारों में छप रहा है, जो कि कहा जाता है कि वो साइफर जो है वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, वो उसको डिकोड करना पड़ता है, उसको डिफरेंट तरीकों से पूरी-पूरी टीमें बैठी होती हैं फॉरेन ऑफिस के अंदर, और वो आज उधर छप गया है। और इधर वो कह रहे हैं कि मुझे तीसरी टर्म दें, तो मैं आपको दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना के दूँगा। और पाकिस्तान में ये भी नहीं पता तारड़ साहब इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने। मैं चीमा साहब इसकी बात करना चाहूंगा। साइफर से शुरू करते हैं बात, और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात भी करते हैं जो भारत में हुआ, और उसके बाद मोदी साहब ने जो वहां स्टेटमेंट दी है कि भारत तीसरे नंबर पर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि साइफर, जिस तरह आपने कहा कि इज अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट, इसको इस तरह डिकोड करना, फिर इसको लोगों के हाथों में डिस्ट्रीब्यूट करना, अपने पॉलिटिकल जलसों में लहराना, इसके बड़े सख्त कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आज बल्कि अभी शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है, आज की अभी उनकी स्टेटमेंट है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस सख्त होंगे, होने चाहिए। लेकिन अब मैं जो उस साइफर की हकीकत बताना चाहता हूं जो यहाँ इंटरसेप्ट ने छापा है। इंटरसेप्ट ने वो आर्टिकल लिखने वाले एक अमेरिकन है और एक पाकिस्तानी। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि वो पाकिस्तानी कौन है। वो पाकिस्तानी इसी रिलीजियस कल्ट का हिस्सा है। उसकी माजी की ट्वीट्स ने साबित किया है कि वो ही इज अ कमिटेड खान साहब सपोर्ट। एक तो ये बात सामने आ चुकी है। फिर उसने किस खूबसूरती के साथ पाकिस्तान आर्मी पे अटैक किया। उसने उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी पे अटैक नहीं किया, बल्कि अब बाजवा साहब और फैज हमीद साहब भी जा चुके हैं। उन्होंने कहा सर्विंग किसी फौजी ने हमें ये दिया। ये सीधा अटैक है इस वक्त आर्मी को बदनाम करना और कमजोर करना। अब ये इस वक्त डिपेंड करता है कि पाकिस्तान आर्मी इसको कितना सीरियस लेती, लेकिन सीरियस लेना चाहिए, इसको सीरियस लेना चाहिए कि दिस फाइट इज नॉट अ पॉलिटिकल एजेंडा, दिस इज द जिहाद अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, दिस इज अ जिहाद अगेंस्ट द पाकिस्तान आर्मी। और इस वक्त वाहिद इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान आर्मी है जिसने पाकिस्तान को जोड़ के रखा हुआ। वरना 4 सूबे, 4 पार्टियां, 4 जगीरदार, 4 लुटेरे, ये जो है इस तरह, ये सारा काम इस तरह नहीं चलता। ना इस्लामाबाद की कोई रेट ऑफ लॉ या गवर्नमेंट किसी दूसरे सूबे पर है, सिर्फ एक ही है। या दूसरा रेलवे शायद आपकी फेडरेशन की अलामत, जो गाड़ियां आपकी चारों सूबों के अंदर फिर रही हैं। या आपकी करेंसी है जो एक चारों करेंसी चल रही, बल्कि ईरानी करेंसी चल रही है आपकी बलूचिस्तान में, वहां तो वो भी मैं नहीं मिसाल दे सकता। लेकिन पाकिस्तान आर्मी आज भी यूनिफॉर्म, अंडर वन कमांड, और किसी मुसीबत में भी खड़े होती है तो पाकिस्तान आर्मी खड़ी। एक तो ये सख्त ज्यादती हुई है ये साइफर का, जो जिस तरीके से वो एक जो लौंडा लपाड़ा जिसने हक अदा करने की कोशिश की है, अपनी कमिटमेंट की टुवर्ड्स द रिलीजियस जिहाद, उसने पाकिस्तान आर्मी को बदनाम करने की कोशिश की है। एक तो मेरी ओपिनियन उसके बारे में ये है। दूसरा, इसकी सिवेरिटी, इस जिहाद की सिवेरिटी आप ये देखें कि ब्रैडफोर्ड इंग्लैंड के अंदर एम्बेसी के ऊपर झंडा उन्होंने लगा दिया अपना। एक ज़हनी तौर पर मरीज आदमी ने अपना पासपोर्ट जला दिया, फाड़ा है उसने, और उसको इंतहा देखें कि ये बीमारी कितना, ये जादू कितना सर चढ़ के बोल रहा है। ये काला जादू, बकरों का जादू। तो इसको मेरे ख्याल में इसके बारे में कोई अब गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए पीछे। इसकी जब तक इसको आखिरी इंजाम तक ना पहुंचाया जाए, मेरा ख्याल है तब तक ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और सालमियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। अब दूसरी मैं बात ये करना चाहूंगा, चीमा साहब आपने कहा है भारत के बारे में, भारत का एक तो वहां पे आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। देखते हैं कि यहाँ पे भारत में तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, तो आज तक वहां पे कभी कामयाब नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तो कीमत अभी तक हर पाकिस्तानी अदा कर रहा है।
पाकिस्तान में भी एक्सरसाइज हुई थी। अब देखें इंडिया में कितनी स्टेटें जलाई जाती हैं, लेकिन उस सारी प्रोसीडिंग को देख कर मुझे आज रोना आया। 2 घंटे मोदी साहब बोले, 2.25 घंटे बाद उसके बाद वो चलेंगे। कांग्रेस वाला बंदा ये बोला है अपना, गांधी साहब भी बोले। कल 2 घंटे की स्पीच जो है अमित शाह ने दी, सिर्फ वो इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी को सुनना चाहते थे कि व्हाट इज देयर स्टैंड ऑन मणिपुर। मणिपुर के ऊपर मोदी साहब ने खुल के बोले नहीं। दिस वाज द सोल ऑब्जेक्टिव। वो सुनना चाहते थे कि ये क्या कहते हैं, वेयर वी आर हेडिंग। उन्होंने मैंने मोदी साहब की सारी 2.25 घंटे की स्पीच सुनी उसमें, और उसी में उन्होंने जब बात की कि इंडियन इकोनॉमी, अब मैं बल्कि खासकर मैंने एक प्रिंसटन के इंडियन प्रोफेसर हैं जिन्होंने एक बड़ा अच्छा ऐसे लिखा है भारत की इकोनॉमी के बारे में, मैं वो भी आपके गोश गुजारना चाहूंगा कि मोदी साहब ने जब यहाँ कांग्रेस में आके स्पीच दी थी अमेरिका में, तो उन्होंने कहा था पिछली दफा जब मैं यहाँ आया था अमेरिका की हाउस के अंदर स्पीच दी थी तो इंडियन इकोनॉमी वाज एट नंबर 10। अब मैं दूसरी टर्म में आ रहा हूं यहाँ पे अपने, एंड इंडियन इकोनॉमी इज नंबर 5। तो ये रियलिटी है, ये हकीकत है। अब वो किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, क्या वजूहात हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके बारे में मेरी खुद, क्योंकि आपको पता है मैं उस रीजन पे मेरा इंटरेस्ट है पाकिस्तान की वजह से, मेरी फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स इंडिया एज वेल। ये मैं पाकिस्तान के नेबर हैं, मैं उनको भी अपना बहन भाई समझता हूँ। वी आर जेनेटिकली वी आर सेम पीपल, हम सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं। ये अलग बात है कि आजकल उसमें चीजें, बल्कि मैं यहाँ चीमा साहब एक छोटी सी बात करूँ, ये कंपैरिजन मैं पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहा, अपने सुनने वालों को कहना चाहूंगा ये। और दूसरी ये बात है कि मैं जब भी भारत जाता हूँ, मैं फिर दोबारा जाने वाला हूँ अभी 2 महीने तक, मैं जाता हूँ तो मैं आई डोंट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज एन अमेरिकन, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज अ पाकिस्तानी। और आप सोच नहीं सकते कि पीपल टू पीपल क्या प्यार है एक दूसरे का। मुंबई से लेकर अमृतसर तक मैं जहां जाता हूँ, जिस एयरपोर्ट पे जाता हूँ, आई प्राउडली से हम पाकिस्तानी। दुनिया मुझे आंखों पे उठा लेती है, तलियों पे उठा लेती है। लोगों का इतना प्यार है। ये सिर्फ एक चंद लोग हैं, वो हर सोसाइटी में होते हैं, वो कहते हैं दे आर फुल ऑफ नेगेटिविटी। वरना मेरे ख्याल में जो मेरे सारी जिंदगी का तजुर्बा, जो मेरा तजुर्बा है, if a human cannot love each other, then the rest of everything is zero, regardless how many PhDs you have, regardless how religious you are. You have to love each other regardless of your faith and religion and origin. So that, लेकिन अब मैं इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बोलना चाहूंगा। पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि आज how the India is rising, किस तरीके से ऊपर जा रहे हैं। सबसे बड़ी जो चीज उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी यंग पॉपुलेशन। यंग पॉपुलेशन है और वो तालीम में आगे जा रहे हैं। ये जो ह्यूमन कैपिटल है उसके ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट, और ह्यूमन कैपिटल इज नंबर 1 रीजन, और जीडीपी के पीछे भी इसी चीज का। दूसरा पॉइंट है मेरा कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्लगिश हुई है और उसका फायदा भारत को है। तीसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं कि चाइना और अमेरिका जब आपस में ट्रेड वॉर में जा रहे हैं, उसका फायदा भी भारत उठा रहा है। उसके बाद जो इसका चौथा पॉइंट है मेरा कि इस वक्त अमेरिका के अंदर सोशलिज्म है, अमेरिका सुस्ती का शिकार है अमेरिकन। इस वक्त अमेरिका के जितनी आप बड़ी इंस्टीट्यूशंस में जाकर देखते हैं तो वहां पर सिर्फ चाइनीज और इंडियन बैठे हैं, अमेरिकन सो रहे हैं इस वक्त, वो सिर्फ नशों में जा रहे हैं। सो अमेरिका के अंदर जब जो सोशलिज्म बढ़ता जाएगा, यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा उतना स्ट्रांग होता जाएगा, और जब इंडियन डायस्पोरा स्ट्रांग होता है तो इंडिया स्ट्रांग होता है। उसकी वजह, उसमें बल्कि एक और चीज, उसमें मेरा 5वां पॉइंट ये है कि जो नेशनलिज्म, जो मोदी साहब ने नेशनलिज्म दिया है भारत को, उसका असर इंडियन डायस्पोरा पर भी है, और वो इसका भरपूर मुजाहरा भी कर रहे हैं। 5वीं सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनके इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और जिस तरीके से वो खोलते जा रहे हैं, अब उन्होंने दुबई में ब्रांच खोल दी है, दिस इज अनदर स्ट्रेंथ। उससे आगे जो मैं उसमें अगला पॉइंट जो मैं देना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर जो नए ब्लॉक बन रहे हैं, जिस तरीके से रशिया और चाइना मसल फ्लेक्स कर रहा है, वो ब्लॉक बनाने का भी भारत को फायदा हो रहा है। उसकी वजह ये है, आप देखेंगे इस वक्त मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं वो अमेरिकन लॉबी छोड़कर रशिया और चाइना के पीछे जा रहे हैं, और उस नए ब्लॉक के अंदर भारत भी फायदा उठा रहा है। जिस तरीके से देखा आपने, यूएई की 7 स्टेटों ने मोदी साहब को बुलाकर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए, और जो नई ट्रेड डील है जो आपस में कर रहे हैं वो देख लें आप। यूएई के अंदर उनका टारगेट था 100 बिलियन का, 85 बिलियन वो अचीव कर चुके हैं। फिर उसके बाद उसका फायदा सबसे बड़ा जो इंडिया ने ये उठाया है कि यूएई की इन्वेस्टमेंट उठा के कश्मीर में ले आए,
और उसमें उन्होंने क्या किया है, जब मिडल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है, तो उन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से दो मुल्कों को एंगेज किया है और पाकिस्तान उसकी लपेट में आ गया है। वो ये किया है कि उन्होंने यूएई और सऊदी अरेबिया को, जब उन्होंने दे चेज देम डाउन फॉर द ट्रेड डील्स और सारा इन्फ्लुएंस बढ़ाया है, और पाकिस्तान के फाइनेंसर्स कौन है? सऊदी अरेबिया, यूएई। तो अब पाकिस्तान की मजबूरी है कि you have to accept the Indian relationship in the Middle East. So मिडल ईस्ट के अंदर जो नए ब्लॉक बने हैं उसका भी भारत ने फायदा उठाया है। और उससे अगला पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा कि देखें, इस वक्त भारत ने जो डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट किया है, जो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर ऑलमोस्ट दे आर मैनिपुलाइजिंग राइट नाउ एट द मिनट इस वक्त, उसका सबसे बड़ा बैकग्राउंड ये है, जो मैं हमेशा कैलकुलेट करता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि भारत के स्कूलों में एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है एज ए सब्जेक्ट, एंड व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी इज कैलकुलेशन, एंड व्हाट इज अ कंप्यूटर इज अ एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।